हाय दोस्तों, मैं देवेंद्र चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां कक्षा 12th के अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में सामान्य परिचय। जनन स्वास्थ्य में जनन अंगों की स्वस्थता व उनके सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता को देखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वस्थ अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्थिति स्वस्थ है। एक समाज या देश के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में जनन स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता है। एक समय था जब हमारे देश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, परंतु स्वास्थ्य संगठनों WHO के प्रयासों ने माँ शिशु की मृत्यु दर में आश्चर्यजनक कमी की है। हम इस अध्याय में जनन स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य बनाकर इस कार्यक्रम को व्यापक कार्य योजना के साथ प्रारंभ किया गया तथा इसमें तय किए जाने वाले लक्ष्यों का आवधिक मूल्यांकन समय समय पर करवाया। इसकी व्यापक सफलता को देखते हुए इसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाने लगा, परंतु अब इसमें अधिक व्यापकता लाई गई है और अब इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए और अधिक से अधिक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक सुविधाएं तथा प्रोत्साहन भी देती है। इस कार्यक्रम में व्यापकता लाने पर प्रभाव बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है दृश्य श्रव्य साधनों का द्वारा कार्यक्रमों का प्रचार, दूरदर्शन, TV, रेडियो आदि का प्रचार, अखबार, पर्चे, पोस्टर, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में मुद्रित सामग्री द्वारा जनन स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार, बच्चों की पुस्तकों में इसे अध्याय के रूप में शामिल कर प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली नृत्य आदि मनोरंजक कार्यक्रमों में भी इसको शामिल किया गया है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को लोगों को सिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आती है किशोर अवस्था में लड़के व लड़की के शरीर पर आने वाले परिवर्तन के बारे में। दूसरा, यौन शिक्षा। इसमें लोगों को यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से बचाया जा सकता है। किशोर अवस्था में लड़के या लड़कियों को मानसिक परेशानी से बचाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती है स्वस्थ सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी देना। फोर्थ नंबर पर आती है विवाह की आयु व स्वस्थ जीवन के बीच के संबंध को बताना। फिफ्थ नंबर पर आती है जनन नियंत्रण, गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना। सिक्स नंबर पर आती है गर्भवती माता के खान पान व देखभाल की जानकारी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमारे समाज में जो भी पुरानी मान्यताएं हैं उनको ख़त्म किया जाए व जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित हों। 7वें नंबर पर आती है प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा माँ तथा बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। प्रसव के पश्चात माँ के स्तनपान का महत्व बताना। उसके बाद आता है प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित सुरक्षित टीकाकरण के बारे में जानकारी देना। लड़का या लड़की
का सामान्य महत्व बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, एड्स व अन्य लैंगिक संचारित रोगों एसटीडी के बारे में बताना, यौन उत्पीड़नों व यौन संबंधी अपराधों के बारे में बताना, उन्हें रोकने के उपाय बताना। अर्थात हम हमारी जननक्षम व आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाकर जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें योग्य व प्रशिक्षित व्यक्तियों की एवं उपयोगी भौतिक सामग्री की भी आवश्यकता होगी, जो हमारी सरकार हमें समय समय पर उपलब्ध भी करा रही है। एक समय था जब हमारा लक्ष्य केवल जनन दर को कम कर जनसंख्या वृद्धि को कम करना, परंतु अब हम सगर्भता, प्रसव, जच्चा बच्चा देखभाल, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, यौन संचारित रोगों, ऋतुस्राव, माहवारी, बांझपन, बंध्यता आदि की जानकारी योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचा रहे हैं। आज हमारे सभ्य समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें व्यक्ति सोनोग्राफी और उल्बेधन, एम्नियोसेंटेसिस जैसी तकनीकों, भ्रूण का लिंग पता कर कन्या भ्रूण हत्या को नष्ट करने जैसे हिंसक कृत्य कर रहे हैं। दूसरा आता है एम्नियोसेंटेसिस। इसके अंतर्गत किसी विकासशील भ्रूण को एम्नियोन गुहा में एम्नियोन द्रव से निकालकर उसे परीक्षण की क्रिया को एम्नियोसेंटेसिस कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भ्रूण में पाई जाने वाली आनुवंशिक असामान्यता, उपापचयी असामान्यता का पता लगाना है, परंतु इसके द्वारा गर्भ के लिंग की पहचान भी की जा सकती है। अर्थात एम्नियोसेंटेसिस प्रसव पूर्व रोगों के निदान की प्रक्रिया है। विधि इसमें कैसे होता है? इसमें सबसे पहले गर्भवती महिला को सोनोग्राफी जांच कर भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात एक पतली सुई वाले इंजेक्शन को उदर भाग द्वारा गर्भाशय की गुहा में एम्नियोन गुहा तक पहुंचाया जाता है और थोड़ा सा एम्नियोन द्रव इंजेक्शन के द्वारा खींच लिया जाता है। इससे भ्रूणीय झिल्ली की कोशिकाएं, प्रोटीन व एंजाइम आदि पाए जाते हैं। इस द्रव में भ्रूणीय झिल्ली की कोशिकाएं, प्रोटीन एवं एंजाइम आदि पाए जाते हैं। अब इस द्रव को अपकेंद्रित किया जाता है, जिससे कोशिकाएं नीचे की ओर अपसादित हो जाती हैं। इसको अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी व अन्य यंत्रों द्वारा इनका परीक्षण किया जाता है तथा कोशिकाओं का संवर्धन कर उपापचयी असामान्यता का पता भी लगाया जाता है। इसका महत्व, इसके द्वारा भ्रूण के लिंग की पहचान की जाती है। इसमें लिंग निर्धारण के लिए बार काय विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इससे भ्रूण कैरियोटाइप का अध्ययन कर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम आदि का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, इससे एंजाइम की असामान्यता से उत्पन्न रोगों का पता लगाया जा सकता है। इससे जो हानि होती हैं, इस तकनीक का उपयोग अधिकांश लोग भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के लिए करते हैं और पुत्र प्राप्ति की चाह में स्त्री भ्रूण की हत्या करवा देते हैं। दूसरा, अल्ट्रासोनोग्राफी। इस सोनोग्राफी या इकोग्राफी भी कहा जाता है। इस तकनीक में अत्यधिक उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों 20,000 चक्र प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है, जिनकी आवृत्ति 1 से 15 मेगाहर्ट्ज़ होती है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति भौतिक प्रभाव द्वारा होती है। इसके लिए लेड जिरकोनेट के क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है। जब किसी अंग का अध्ययन करना हो तो अंग का ट्रांसड्यूसर द्वारा अल्ट्रासाउंड किरणें डाली जाती हैं तथा इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तरंगें निर्वात में प्रवाहित नहीं होती हैं। ट्रांसड्यूसर
में लेड ज़िरकोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जब विद्युत तरंगें इन क्रिस्टलों से गुजरती हैं तो ये विद्युत तरंगों को अल्ट्रासाउंड में बदल देती हैं, जो अंगों से टकराकर पुनः ट्रांसड्यूसर द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। ऊतकों के घनत्व के अनुसार ध्वनि तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर इन तरंगों को प्रतिबिंब बना देता है, जिसे फिल्म पर प्रिंट कर दिया जाता है।